Hello students, good morning. Mr. Ravi Sharma. Welcome back to my channel. B.Ed फर्स्ट ईयर अनुशासन और विषयों की समझ, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट के अंतर्गत हमारा आज का टॉपिक है अनुशासन के साधन, मीन्स ऑफ डिसिप्लिन। इनको दो वर्गों में विभाजित किया गया है, सकारात्मक साधन तथा नकारात्मक साधन। सबसे पहले हम देखेंगे सकारात्मक साधन के संबंध में। सकारात्मक साधनों को अनेक वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है या फर्स्ट पॉइंट है पुरस्कार, सेकंड है नैतिक शिक्षा, थर्ड है स्वयंशासन, फोर्थ पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं, फिफ्थ विद्यालय के नियम व परंपराएं, सिक्स बाहरी प्रभाव पर नियंत्रण, सेविंग पारस्परिक सहयोग, एट्थ विद्यालय में प्रदान की जाने वाली सुविधाएं। दूसरा प्रकार ये साधन है नकारात्मक साधन, जिसके अंतर्गत आते हैं दंड, उदासीन व्यवहार तथा आलोचनात्मक दृष्टिकोण। तो सबसे पहले हम देखेंगे सकारात्मक साधन के विषय में। पुरस्कार, सबसे पहला पॉइंट है रिवार्ड। अनुशासन स्थापित करने में पुरस्कार का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि जब हम कोई भी अच्छा कार्य करते हैं और उसके लिए हमें उचित प्रोत्साहन मिलता है तो हम बार बार उस कार्य को करते हैं। पुरस्कार लेने की इच्छा छात्रों को अच्छा कार्य करने के लिए भी प्रेरित करती है। पुरस्कार कर्तव्यपरायणता की ओर भी उन्मुख करता है। जब किसी भी छात्र को पुरस्कार मिलता है तो उसे आत्मगौरव का अनुभव होता है। वह सोचता है कि मैंने कितना अच्छा कार्य किया है, साथ ही उसके अभिभावकों को भी उन पर गर्व होता है। पुरस्कार पाने की इच्छा छात्रों के अंदर लगन और परिश्रम की भावना को भी विकसित करती है, परंतु पुरस्कार को यदि गलत ढंग से या फिर नकारात्मक तरीके से या सही ढंग से स्वीकार नहीं किया जाता तो उससे कुछ हानियां भी हो जाती हैं। जैसे कभी कभी बालक सोचता है कितनी सस्ती चीज़ दे दी गई है और ये तो बेकार चीज़ है, या फिर ऐसी चीज़ तो मेरे पास पहले से ही है। तो इस प्रकार की जब भावना होती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। रिवार्ड कभी कभी छात्रों के मन में जलन को बढ़ा देता, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के भाव को भी उत्पन्न कर देता है, और ये प्रतिस्पर्धात्मक भावना छात्रों में ईर्ष्या, द्वेष और जलन को बढ़ा देते हैं। जिन बालकों को कभी भी पुरस्कार नहीं मिलता उनके मन में हीन भावना ग्रंथि जन्म लेती है, व जिन्हें प्रायः पुरस्कार मिलता रहता है उनके मन में उच्च भावना ग्रंथि जन्म ले लेती है। पुरस्कार प्राप्ति की इच्छा कभी कभी गलत कार्यों के लिए भी प्रोत्साहित करती है, जिससे बालक के मन में लालच, प्रलोभन और अस्वस्थ भावनाएं विकसित होने लगती हैं। जैसे मान लीजिए किसी विद्यालय में पोस्टर प्रतियोगिता हुई या फिर मॉडल प्रतियोगिता हुई या कहानी या कविता लेखन की प्रतियोगिता हुई, तो उस समय बालक क्या करता है कि दूसरों से अपना कार्य करा लेता है। पेंटिंग का कार्य पेंटर को रुपए देकर करा लेता है, जिसमें होता क्या है कि जिस बच्चे ने अधिक मेहनत की है, लगन से अपना कार्य किया है, वह पिछड़ जाता है। उस बच्चे के मन में उसको पता होता है कि उस बच्चे ने पेंटर से अपनी पेंटिंग तैयार कराई है, उसके मन में हीन ग्रंथि जन्म ले लेती है। यदि हम पुरस्कार के द्वारा छात्रों के मन में अनुशासन के प्रति आस्था बनाए रखना चाहते हैं तो अनुशासन के नियमों के अनुरूप ही पुरस्कार नीति को अपनाना चाहिए। पुरस्कार की संख्या एक पर्याप्त सीमा में होनी चाहिए। बहुत अधिक पुरस्कार देने से पुरस्कार में अपना महत्व, अपना गरिमा खो देते हैं। दूसरे बहुत से या फिर बहुत महंगे पुरस्कार नहीं दिए जाने चाहिए। तीसरे, पुरस्कार देने में निष्पक्ष व्यवहार का प्रदर्शन करना चाहिए, पक्षपात नहीं करना चाहिए। जैसे कोई जानकारी का बालक है, अगर उसको प्रथम स्थान पर कर दिया और जो जानकारी का नहीं है उसे कोई स्थान ही ना दिया, तो इस प्रकार का पक्षपात नहीं करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो सामूहिक पुरस्कारों की संख्या व्यक्तिगत पुरस्कारों की अपेक्षा अधिक होनी चाहिए। सभी छात्रों को ये पता होना चाहिए कि जो पुरस्कार जिन छात्रों को दिया जा रहा है वह क्यों दिया जा रहा है, क्या कारण है पुरस्कार देने का। ये उन छात्रों को जो वहाँ पर सम्मिलित है, जो देख रहे हैं,
उनको अवगत होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे नैतिक शिक्षा यानी कि मोरल एजुकेशन। विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के लिए ये आवश्यक है कि छात्रों को नैतिक शिक्षा के माध्यम से सही गलत, अच्छा बुरा, उचित अनुचित का ज्ञान कराया जाए, जिससे उन्हें ये पता चलता रहे कि उनके लिए ठीक आचरण कौन सा है, वह उसी का अनुपालन करें। या फिर सत्य नैतिकता की बातें छात्रों को बताई जाएंगी तो उनके प्रभाव छात्रों पर अवश्य ही पड़ेंगे। परंतु इन सब बातों के द्वारा यदि हम विद्यालय में अनुशासन स्थापित करना चाहते हैं तो ये सैद्धांतिक न होकर व्यवहारिक हो जाना चाहिए। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम बालकों को शिक्षा दे रहे हैं तो नैतिकता की भावना हमें अपने व्यवहार में भी लानी चाहिए। ऐसा नहीं है केवल उपदेश देते रहे और बालकों से हम ये अपेक्षा करते रहे कि बालक इस व्यवहार को करें और हम अनैतिक व्यवहार करते रहें। ऐसे में होता क्या है, बालक उस समय तो सीधे रहते हैं लेकिन बाद में दूसरे जो कि व्यवहार नहीं करते, चाहे भले ही शिक्षकों अथवा अन्य कोई, उनके विषय में बुराइयां करने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्वअनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। अनुशासन की आधुनिक विचारधारा ये मानती है कि अनुशासन कोई बाहर से थोपी गई वस्तु नहीं है, वरन इसका संबंध हमारी अंतर्निहित भावनाओं से होता है। यदि हम किसी के कहने पर अपने व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, जो जब तक उस व्यक्ति का प्रभाव हम पर है, हमारा व्यवहार नियंत्रित होगा और उस व्यक्ति की अनुपस्थिति में हमारा व्यवहार नियंत्रित भी रह सकता है और नियंत्रित नहीं भी रह सकता है, यानी कि अनियंत्रित भी हो सकता है। परंतु जो अनुशासन हम अपनी स्व इच्छा से मानते हैं वह हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाता है और हम सदैव ही उस पर स्थिर रहने का प्रयास करते हैं। इस कारण ये आवश्यक है कि छात्रों के अंदर अनुशासन में रहने की प्रेरणा उत्पन्न की जाए। नेक्स्ट पॉइंट है पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं, को करिकुलर एक्टिविटीज। शैक्षणिक क्रियाओं के दौरान छात्र प्रायः अपनी कक्षाओं तक सीमित रहकर मानसिक क्रियाओं में व्यस्त रहते हैं। अनुशासन सिखाने के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि छात्रों को पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में भाग लेने के अवसर प्रदान किए जाएं, बल्कि न सिर्फ अवसर ही प्रदान किए जाएं, वरन इन क्रियाओं को आयोजित भी छात्रों के सहयोग से ही किया जाना चाहिए। ये क्रियाएं सहयोग, सहनशीलता, अभिव्यक्ति व दूरदर्शिता का विकास करती हैं और अनुशासन को बनाए रखने में अपनी सक्रियता देती हैं, यानी कि सक्रिय सहयोग देती हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे विद्यालय के नियम व परंपराएं, ट्रेडिशन एंड रूल्स ऑफ द स्कूल। प्रत्येक विद्यालय की कार्य करने की एक निश्चित प्रणाली होती है जिसे विद्यालय के नियम व परंपराएं कहा जाता है। ये नियम व परंपराएं उन अपेक्षाओं की ओर इंगित करती हैं जिन्हें विद्यार्थियों को अनुपालित करना चाहिए। यदि छात्र विद्यालय के इन नियमों के अनुरूप ही कार्य करते हैं तो विद्यालय में व्यवस्था बनी रहेगी और विद्यालय में अनुशासन बना रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे बाहरी प्रभाव या नियंत्रण, कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। कभी कभी विद्यालय परिवेश में फैलने वाली अव्यवस्था व अराजकता विद्यालय के आंतरिक परिवेश के कारण न फैलकर समाज के दूषित वातावरण के कारण फैलती है और ये अराजक परिस्थितियां होती हैं विद्यालय के अनुशासन पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। इस कारण ये आवश्यक है कि जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद, प्रांतीयवाद जैसी बुराइयों को विद्यालय वातावरण से दूर रखा जाए। नेक्स्ट पॉइंट है पारस्परिक सहयोग, म्यूचुअल कोऑपरेशन। विद्यालय का वातावरण सहयोग पर आधारित होना चाहिए। यदि सहयोग पर आधारित वातावरण है तो सभी एक दूसरे के दोषों को दबाने का प्रयास करेंगे, कोई एक दूसरे की चुगली नहीं करेगा, बुराइयां नहीं करेगा, तो विद्यालय में संतुलित व सामंजस्यपूर्ण स्थिति रहेगी। इस कारण ये जरूरी है कि सभी कर्मचारी एक दूसरे का सहयोग विद्यालय गतिविधियों में करें। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट है इसमें विद्यालय में प्रदान की जाने वाली सुविधाएं, फैसिलिटीज प्रोवाइडेड इन ए स्कूल।
विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने हेतु ये आवश्यक है कि छात्रों को बैठने, पीने के पानी, प्रसाधन, पुस्तकालय व खेल कूद की पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की जाएं। यदि छात्रों को ये सुविधाएं मिलेंगी तो ये विद्यालय परिवेश से संतुष्ट होकर उसमें अपना समय व्यतीत करना चाहेंगे, और यदि वातावरण में उन्हें पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिलती तो वह उनसे दूर भागने हेतु विभिन्न तरीके अपनाएगा, और ये सभी तरीके उसकी अनुशासनहीनता का परिचय देंगे। नेक्स्ट मीन्स या साधन के रूप में हम देख रहे हैं नकारात्मक यानी कि नेगेटिव मीन्स, नेगेटिव साधन। इसके अंतर्गत है दंड, उदासीन व्यवहार और आलोचनात्मक दृष्टिकोण। तो सबसे पहला पॉइंट है दंड, पनिशमेंट। अनुशासन बनाए रखने में हम कुछ साधन ऐसे अपनाते हैं जिनमें छात्रों को प्रताड़ित किया जाता है। उनमें से एक प्रमुख साधन है दंड देना, परंतु दंड को तभी अपनाना चाहिए जब उसकी अपरिहार्य आवश्यकता का अनुभव हो। दंड देने का उद्देश्य ना तो बदले की भावना होनी चाहिए और ना ही इतना प्रताड़ित करना होना चाहिए कि छात्र वह अपराध दोबारा न करें। उसके विपरीत दंड का उद्देश्य सुधारात्मक होना चाहिए। दंड के माध्यम से अपराधी को ये अनुभव करा देना चाहिए कि उसने कुछ गलत कार्य किया है, जिसके लिए वह आत्मग्लानि का अनुभव कर रहा है। इसका मुख्य प्रयोजन ये होना चाहिए कि एक बार की गई, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि एक बार की गई गलती को छात्र कभी न दोहराए। अगर बार बार दोहराता है तो उस दंड का उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। विद्यालय में छात्रों को दंड देने हेतु कई तरीके अपनाए जा सकते हैं, जैसे डांटना, कक्षा में प्रवेश नहीं करने देना, आर्थिक दंड देना, कुछ दिन हेतु कक्षा या विद्यालय में निष्कासित या विलंबित कर देना, सामूहिक निंदा करना अथवा अतिरिक्त कार्य दे देना। दंड देते समय अध्यापक की जो है कुछ बातों पर विशेष अध्यापक को ध्यान देना चाहिए। दंड अपराध के अनुपात में देना चाहिए। दंड में प्रतिशोध नहीं होना चाहिए। अपराध करने के तुरंत बाद दंड देना चाहिए और सुधार की भावना से दंड देना चाहिए। पक्षपातपूर्ण भावना नहीं होनी चाहिए और भावनाओं पर कुठाराघात न करें, ऐसा दंड नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे उदासीन व्यवहार, इंडिफरेंट बिहेवियर। जो छात्र अपराध करते हैं उन्हें विभिन्न गतिविधियों से दूर रखकर यदि उनके प्रति उदासीन व्यवहार किया जाएगा तो वे स्तर में अग्लानि का अनुभव करेंगे। उनके प्रति उदासीन व्यवहार के अंतर्गत अध्यापक व उनके साथियों को उसकी उपेक्षा यानी कि उपेक्षा भी करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आलोचनात्मक दृष्टिकोण। अनुशासनहीन व्यवहार की शिक्षकों व साथियों द्वारा आलोचना की जानी चाहिए और यह आलोचना से दोष निकालने के लिए ही नहीं की जानी चाहिए, वरन उस आलोचना का उद्देश्य सुधारात्मक होना चाहिए। अनुशासनहीनता की एक समस्या है, यानी कि प्रॉब्लम ऑफ इनडिसिप्लिन है। अनुशासन बनाए रखने के लिए विद्यालय कितना भी प्रयास क्यों ना करें, इस समस्या को पूर्ण रूप से हल नहीं किया जा सकता। इस कारण हमें ये मान लेना चाहिए कि अनुशासनहीनता स्कूल की प्रमुख समस्याओं में से एक है और इसका कारण है युवा वर्ग में फैलता हुआ असंतोष। इसी कारण आज हर जगह से यही आवाज सुनने को मिलती है कि छात्र अनुशासनहीनता में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती जा रही है। प्रश्न ये है कि आखिरकार इस बढ़ती हुई अनुशासनहीनता के क्या कारण हैं? तो इसके कारण ये हैं कि उनके मन को संतुष्ट नहीं किया जाना, यानी कि जो कुछ करना चाहते हैं उसके अनुकूल ना तो उनके आवश्यकताएं प्राप्त हो पा रही हैं अथवा ना ही उनको इतना वर्क मिल पा रहा है कि वे अपने मन को थका सकें। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल बच्चों पे कुछ कार्य करने के लिए लोड होता ही नहीं है, जैसे कि गृह कार्य मिलना है अथवा दूसरा कार्य रूप में पढ़ने से यानी क्रियात्मक कोई कार्य हैं या फिर को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनमें पार्टिसिपेट नहीं करना है, तो उनका मन फ्री रहता है और खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अतः कुछ कार्य ऐसे हैं जो कि प्रतिदिन के कार्य में सम्मिलित किए जाने चाहिए, जैसे कि बताया गया था कि पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं और विद्यालय में जो प्रतिदिन यानी कि जो सुबह प्रार्थना आदि होती है तथा छुट्टी के समय भी जो विद्यालय में जो छुट्टी होने वाली होती है तब भी शांति पाठ इत्यादि होता है। इससे अनुशासन बना रहता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।